प्यार, जिसके बहुत से डेफिनेशंस हो सकते हैं और इस एनिमे की स्टोरी इस बात को प्रूव करती है। इस स्टोरी की स्क्रिप्टिंग करने में मुझे 2 दिन का टाइम लगा। इसलिए नहीं कि ये कॉम्प्लिकेटेड था, बल्कि इसलिए क्योंकि इसकी स्क्रिप्टिंग करते समय मैं बार-बार बहुत आगे तक एपिसोड्स देख लेता था और आपको भी ये लव स्टोरी बहुत पसंद आएगी। कहानी की शुरुआत होती है जहाँ हम ताचिबाना मे नाम की लड़की को देखते हैं, जिसकी नींद एक सपने से खुलती है जिससे वो सहम सी जाती है। जहाँ वो अपने पास्ट को देखी थी कि कैसे एक-एक करके बचपन से अब तक उसके सभी दोस्त सिर्फ़ और सिर्फ़ उसे धोखा ही दिए हैं। इसके बाद मैं अपने स्कूल जाने के लिए रेडी हो रही थी। वो घर पे अपने मॉम के साथ रहती है और फिर वो नाश्ता करके स्कूल अकेले निकल जाती है। जहाँ स्कूल में कुछ लड़कियाँ उसका मज़ाक बनाते हुए बुलाती हैं, पर मैं उन्हें इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है। मैं अब तक 16 साल की हो गई है, पर अभी तक उसका कोई फ्रेंड नहीं है, बॉयफ्रेंड तो दूर की बात है। इसका सिर्फ़ एक यही कारण है कि उसके पास्ट में उसे सभी दोस्त मतलबी मिले। इसलिए वो ये सोचती है कि उसे दोस्तों की ज़रूरत नहीं है, वो अकेले ही ठीक है। अब हम दूसरी तरफ स्कूल के कैंपस में सबसे पॉपुलर लड़के यमाटो को देखते हैं, जिससे उसका बेस्ट फ्रेंड नाकानिशी पूछते जा रहा होता है, भाई पिछले संडे तो तू बहुत लड़कियों के साथ घूम रहा था, उनमें से किसे डेट करने वाला है, बता ना। तो यमाटो कहता है कि ना, मुझे उनमें से कोई ठीक नहीं लगी। तभी हम इन दोनों के क्लासमेट असामी को देखते हैं, जो आके यमाटो को हक करके गुड मॉर्निंग कहती है और चली जाती है। नाकानिशी कहता है, भाई मैं भी तो यहाँ था, मुझे भी उसे गले मिलना था। फिर नाकानिशी यमाटो से पूछता है कि आखिर वो किस तरह की लड़की को पसंद करेगा। तभी यहाँ वो कैंपस से जा रही मे से टकरा जाता है और मे चुपचाप उठ के वहाँ से आगे बढ़ जाती है। ऐसा देख यमाटो नाकानिशी से पूछता है कि ये कौन थी। नाकानिशी जब मे के बारे में बताता है तो मे यमाटो को सभी लड़कियों से अलग लगी। उसी दिन जब मे सीढ़ियाँ चढ़ रही होती है तो बेवकूफ़ नाकानिशी मे की स्कर्ट पीछे से खींचता है। यमाटो उसे डांटते हुए उसकी तरफ बढ़ता है। तभी मे की एक किक आके यमाटो को लग जाती है। फिर मे उसे गुस्से से कहती है कि मुझे अकेला छोड़ दो और वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद यमाटो क्लासरूम में मे को अकेले बैठे देख उससे माफ़ी मांगता है, जो कुछ उसके दोस्त ने किया। यहाँ मे को पता चलता है कि दरअसल यमाटो वो नहीं था जो उसे परेशान कर रहा था। यहाँ मे भी उसे किक करने के लिए माफ़ी मांगती है और अब यमाटो उससे अपनी फ्रेंड बनने के लिए कहता है और मे उसकी बातों को इग्नोर करके चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब मे कुछ किटीज को खाना देके निकलने वाली होती है, यमाटो यहाँ फिर से आता है और उसे उसका नंबर मांगता है। मे नहीं देती तो यमाटो फिर एक कागज पे अपना नंबर लिख के उसे जबरदस्ती दे देता है और मे यहाँ उसके हाथों पे उसकी वजह से आए चोट पे बैंडेज करके चली जाती है। फिर हम मे को रेस्टोरेंट में देखते हैं, जो स्कूल के बाद यहाँ पार्ट टाइम जॉब किया करती है। यहाँ वो एक आदमी को सर्व कर रही थी। वो आदमी मे से कुछ कहना चाहता था, पर यहाँ से वो अभी के लिए चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ हम मे को बेड पे देखते हैं, यमाटो के दिए हुए नंबर को हाथ में लिए। और उसने उस रात असुर वेब सीरीज देखी थी, तो ये सोच के कि क्योंकि लगाव ही पीड़ा है, करुणा ही क्रूरता। वो उसे मोड़ के रख लेती है। अगले दिन स्कूल में यमाटो उसे ग्रीट करता है और मे उसे इग्नोर करती है। यमाटो उसे पूछता है कि उसने कॉल क्यों नहीं किया। इस पर मे उसे अपने कॉन्टेक्ट दिखाते हुए कहती है कि मैं बस सिर्फ अपने घर वालों और काम के लोगों से ही बात करती हूँ। यहाँ यमाटो को मे की परेशानी समझ में नहीं आ रही थी। तभी यहाँ यमाटो को नाकानिशी और असामी कोरियोकी में इनवाइट करते हैं। सीन शिफ्ट होता है जहाँ रेस्टोरेंट से रात हो गई थी और घर जाते समय वही आदमी मे का पीछा करने लगता है, जिसे उसने एक दिन पहले डिशेस सर्व किया था। इसीलिए वो भीड़ भाड़ वाले जगह में आ जाती है और अपने मॉम को कॉल करने लगती है और उसकी मॉम भी अभी जॉब से घर नहीं आई थी। अब यहाँ मे को समझ में नहीं आ रहा था कि वो घर कैसे जाए। तभी उसका ध्यान यमाटो के दिए नंबर पे जाता है और वो फौरन उसे कॉल मिलाती है। यमाटो कोरियोकी जाना छोड़ के भाग के उसे मिलने आता है, जहाँ वो भी उस आदमी को नोटिस करता है जो मे का पीछा कर रहा था। इसीलिए वो यहाँ मे से कैजुअली बात करते हुए उसके कंधे पे हाथ रख के बाहर आता है। उस आदमी को दिखाते हुए मे से बिना पूछे उसे किस कर लेता है। अचानक से उसे ऐसा करते देख मे घबरा जाती है। इधर वो आदमी देखता है कि उसका एक बॉयफ्रेंड है, तो वो वहाँ से चला जाता है। यमाटो मे को भी लेके कोरियोकी आता है, जहाँ उसके और भी क्लासमेट्स थे और सभी एंजॉय करते हैं। यहाँ यमाटो मे को माइक देता है और उसे गाना गाने के लिए कहता है और मे मना कर देती है, जिससे वो माइक जमीन पे गिर जाता है। और यहाँ फन टाइम पे भी मे को इतना सीरियस देख के उसके क्लासमेट्स के साथ साथ यमाटो भी हैरान था। अगले दिन मे पिछले रात की बात को याद कर रही थी कि कैसे यमाटो उससे बिना पूछे उसे किस किया था, जो कि मे की फर्स्ट किस थी। और यमाटो इस बात से खुश था कि अब उसके पास मे का नंबर है। तभी यहाँ यमाटो आके उसे ख्यालों से बाहर निकालता है और उसके साथ घर चलने के लिए कहता है। अगली सुबह मे की नींद खुलती है, जहाँ उसको अब यमाटो के सपने आने लगे थे। स्कूल में उसे यमाटो मिलता है और उसकी क्लासमेट असामी भी, जो उसे ग्रीट करती है। फिर वो मे से कहती है कि तुम बहुत शांत रहती हो, तुम्हें कहीं घूमने चलना चाहिए। यहाँ वो उसके लिए एक गिफ्ट भी लेके आई थी और तभी नाकानिशी आके असामी के गिफ्ट को उछाल के उसे परेशान करने लगता है। कुछ देर बाद मे और असामी बाथरूम आए थे, जहाँ असामी मे से पूछती है कि क्या वो यमाटो को पसंद करने लगी है, क्या उसने तुम्हें अब तक किस किया। तो मे कहती है कि हाँ उसने किया। इस पर असामी कहती है कि उसने मुझे भी किस किया है।
तभी यहाँ कुछ सीनियर्स लड़कियाँ आती हैं और असामी के बारे में गलत बात करने लगती हैं, जिससे असामी इग्नोर करती है और यहाँ मे उसकी तारीफ करती है कि उसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या बोल रहा है। इस बात पे असामी कहती है कि मुझे इसकी आदत हो गई है। दरअसल मुझे मिडिल स्कूल से ही बुली किया जाता था, यमाटो ही था जो मुझे हमेशा उनसे बचाता आया है। यहाँ मैं पूछती है कि क्या तुम यमाटो को पसंद करती हो? इस पर असामी कहती है कि हाँ, पर क्या फायदा, वो मुझे पसंद नहीं करता। और रही बात मुझे किस करने की, तो उसने स्कूल की सभी लड़कियों को किस किया है। और हाँ, एक लड़की है जिसे वो किस नहीं किया और शायद यमाटो उसे पसंद करता है, क्योंकि एक बार उसने कहा था कि जिसे वो प्यार करेगा उससे बिना पूछे किस नहीं करेगा। अब सीन शिफ्ट होता है नाइट में, जहाँ यमाटो अगले दिन भी मे को क्रियोकी में इनवाइट करता है और यहाँ मे यमाटो से पूछती है कि क्या ये सच है कि तुम जिसे प्यार करोगे बिना उसकी मर्जी के उसे किस नहीं करोगे। इस पर यमाटो कहता है कि ये बात झूठ है, मैं बस वही करता हूँ जो मेरा दिल कहता है और अभी मेरा दिल कह रहा है कि तुम मेरे साथ क्रियोकी एंजॉय करो। और यहाँ मे फोन को रख देती है, ये कहते हुए कि तुम एक ढोंगी हो यमाटो। अगले दिन मे नोटिस करती है यमाटो उसी लड़की से काफी दूरियां बना के बात कर रहा है जिसे उसने अब तक किस नहीं किया है। इसके बाद वो बाथरूम में आ जाती है, जहाँ वो वही सीनियर्स को देखती है फिर से असामी के बारे में गलत बात करते हुए। मे यहाँ उनकी बातों को झूठा कहती है, जिसके बाद हम मे की सूजी हुई गाल को देखते हैं। यहाँ यमाटो उससे बैंडेज लगाते हुए पूछता है कि आखिर क्या हुआ था और यहाँ मे उसे झूठ कह देती है कि वो बस गिर गई थी। यमाटो उसे कहता है कि वो उसकी फिक्र करता है, इसलिए वो ऐसे ही अपने आप को चोट न लगाए। इसी बीच यहाँ असामी आती है और वो भी उसकी चोट का कारण पूछती है, पर मे उसे भी झूठ कह देती है। इसके बाद हम देखते हैं एक फुटबॉल आके नाकानिशी के चेहरे पे गिरता है और फिर हम अंदर क्लासरूम का सीन देखते हैं, जहाँ असामी और मे थे। असामी के दिए हुए गिफ्ट को मे यूज कर रही थी, जिसे देख असामी को अच्छा लगता है। तभी यहाँ वही बेहूदी लड़कियां आती हैं और फिर से असामी के बारे में उसके बॉडी शेप को लेके मजाक बनाने लगती हैं। तभी यहाँ नाकानिशी अपने क्रश को डिफेंड करने हुए आता है और उनसे झगड़ने लगता है और उस बॉल लगने की वजह से उसकी नाक से खून बह रहा था, जिसे देख वो दोनों लड़कियां कहती हैं कि लगता है ये बात आशिक ने अपने नाक पे ले ली है, जिससे असामी यहाँ से फिर रोते हुए भाग जाती है। इसके बाद मे नाकानिशी से कहती है कि अगर वो उसे पसंद करता है तो उसे कहता क्यों नहीं है, अभी उसे उसकी जरूरत है। यहाँ नाकानिशी भाग के असामी के पास आता है और अपनी फीलिंग्स उसके सामने रखता है। थोड़ी देर बाद मे को मैसेज आता है, जहाँ नाकानिशी उसे थैंक्स कहता है और बताता है कि वो आज असामी के साथ बाहर घूमने जा रहा है। उसी रात हम यमाटो को देखते हैं कोरियोकी से निकलते हुए, जिस पर मे जासूसी कर रही थी और यमाटो उसे देख लेता है और पूछता है कि क्या तुम मेरे पे जासूसी कर रही हो, और मे कहती है कि नहीं, मैं बस वो इस रास्ते से गुजर रही थी। यमाटो कहता है, लोग कहते हैं खूबसूरत लड़कियां जब झूठ बोलती हैं तो और भी खूबसूरत लगती हैं। और वो फिर उसे एक किस कर लेता है और मैं उसे पीछे ढकेल देती है, ये कहते हुए कि तुमने फिर से ऐसा किया। बिना फीलिंग्स बताए किस करने से हर्ट होता है। तो यमाटो उसे एक के बाद एक किस करते हुए कहता है, ये तुम्हारे क्यूट होने के लिए, ये वो लड़की होने के लिए जिसे मैं पसंद करता हूँ, और ये मेरी सारी फीलिंग्स अब से तुम्हारी होने के लिए। इसके बाद वो मे की फीलिंग्स पूछता है, जहाँ मे भी उसे अपनी फीलिंग्स शेयर करती है और फिर यमाटो उसे एक इमरान हाशमी की लॉन्ग लास्टिंग किस देता है। अब अगले दिन मैं अपने किटीज के साथ थी, जहाँ यमाटो उससे डेट पे चलने के लिए पूछता है। मैं उससे मिलने थोड़ी घबराई पहुंचती है, तभी यहाँ एक लड़की आके यमाटो से पूछती है क्या वो मॉडलिंग करना चाहेगा, और यमाटो मना कर देता है और मे के साथ आगे बढ़ता है, जहाँ मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रही थी अपने आसपास के लोगों को देख के। यमाटो से कहता है कि अब से वो उसकी गर्लफ्रेंड है, तो उसे किसी चीज की चिंता करनी नहीं चाहिए, और फिर वो उसकी हाथ पकड़ के आगे बढ़ने लगता है, जहाँ उनकी मुलाकात यमाटो के पुराने दोस्त मसाशी और इको से होती है, जो भी अब रिलेशनशिप में है। वो उन्हें भी अपने साथ इनवाइट करते हैं, जहाँ मैं अब थोड़ा मोमेंट्स को एंजॉय करने लगी थी। इको अपने बॉयफ्रेंड मसाशी को छोड़ के इस बात से चिढ़ रही थी कि मैं यमाटो की इतना क्लोज कैसे हो गई। कुछ देर बाद जब मैं अकेले होती है तो इको आके उससे पूछती है कि क्या वो यमाटो को पसंद करेगी। मैं को कुछ समझ में नहीं आता। इको कहती है कि ये जानते हुए क्या तुम पसंद करोगी कि उसकी फिजिकल रिलेशंस थे मेरे साथ, और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि वो तुमसे इतना फॉर्मली क्यों रहता है, इसलिए मैंने तुमसे पूछा कि क्या तुम उसे फिर भी पसंद करोगी, अगर नहीं तो उससे दूर रहो। ये बात सुन के मैं यहाँ से चली जाती है और फिर मैं की जाने की बात सुन के यमाटो भी उसके पीछे भागता है। यहाँ हम एक फ्लैशबैक देखते हैं मिडिल स्कूल का, जहाँ इको को लड़के लड़कियां बुली किया करते थे और अपने बॉयफ्रेंड्स बनाने के लिए इको अपने लुक्स का काफी ख्याल रखती थी, और सिर्फ यमाटो ही एक ऐसा लड़का था जो उसे बिना किसी दिक्कत से बात करता था। यहाँ एक दिन इको अपने फ्रस्ट्रेशंस और ये जानने के लिए कि वो भी हर एक चीज गर्लफ्रेंड के रोल में परफेक्ट है या नहीं, यमाटो से उससे फिजिकल रिलेशन बनाने बोलती है। अब सीन प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ यमाटो मे को ढूंढते हुए आता है, जहाँ वो अपने किटीज के पास थी। मे यमाटो से पूछती है कि क्या उसका इको के साथ कुछ था, तो यमाटो से कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं इसलिए झूठ नहीं कहूंगा, आओ तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। इसके बाद वो उसे एक स्कूल के रिपेयर हुए बोर्ड को दिखाते हुए कहता है कि मेरे मिडिल स्कूल में बुली करना बहुत आम बात था, और ये कितना खराब हो सकता था मुझे तब पता चला जब मेरे एक बेस्ट फ्रेंड ने इस वजह से स्कूल छोड़ दी, और जब मैंने इको को भी उसी हालत में पाया तो मैं उसके खुशी के लिए किया, मुझे लगा मैं उसकी मदद कर रहा हूँ, और मुझे बाद में पता चला कि मैं कितना लापरवाह और गलत था।
यहाँ मैं उसे कहती है कि तुमने ये सभी चीज़ें नादानी में की हैं, इसलिए मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है। यहाँ यामाटो फिर मे की मर्जी से उसे एक किस करता है। अगले दिन यामाटो मे और अपने लिए सेम ब्रेसलेट लेके आया था, जिसे वो उन दोनों की प्यार की निशानी समझ के पहन लेने कहता है। मे को भी ये काफ़ी पसंद आया। कुछ देर बाद यामाटो का एक फ्रेंड हानाकावा उससे आके कहता है, सुना है तुम्हारी न्यू गर्लफ्रेंड बनी है। और फिर वो यामाटो को उसकी गर्लफ्रेंड के साथ डिनर पे इनवाइट करता है। यामाटो कहता है कि मैं मे से पूछ के बताऊंगा। वो मे से साथ चलने पूछता है और मे राजी हो जाती है। डिनर के टाइम पे मे ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए चुपचाप खा रही होती है। तभी यामाटो को जब एक कॉल आता है। इसी बीच हानाकावा मे से कहता है कि वो बहुत सुंदर है और वो उसे भी अपना बॉयफ्रेंड बना ले। यामाटो को बिल्कुल पता नहीं चलेगा और मे यहाँ अपने खाने के पैसे रखती है और चली जाती है। यामाटो आके देखता है अचानक से मे चली गई है, तो वो हानाकावा से पूछता है आखिर क्या बात है। जब उसने बताया कि उसने क्या कहा तो ये सुन के यामाटो उसके मुंह पे जोरदार मुक्का मारता है, ये कहते हुए कि उससे दूर रहो। सीन शिफ्ट होता है जहां हम इको और हानाकावा को बात करते हुए देखते हैं, जहां इको कहती है यामाटो ने ऐसा किया, वो लड़कियों को लेकर इतना पॉजिटिव कब से होने लगा। इस पर हानाकावा कहता है तो तुम अब उसकी साइड हो गई, मुझे नहीं करना तुम्हारा ये घटिया काम। तभी यहाँ मे आती है और कहती है तुम कितने बेकार लड़के हो हानाकावा। मे को गिराते हुए वो कहता है बेकार बेकार कहना है तो इसे कहो। मे यहाँ इको से कहती है कि मुझे पता है कि तुम अब भी यामाटो से प्यार करती हो और मैं जब यामाटो से नहीं मिली थी एक जिंदा लाश थी। मुझे लगता था मेरे अंदर काली शक्तियाँ हैं और यामाटो ने मेरे अंदर के अंधकारों को खींच के बाहर निकाल दिया है। अब मैं भी एक इंसान की तरह जीना चाहती हूँ, जिसके लिए मुझे तुमसे लड़ना भी पड़े तो मैं लड़ूंगी। पर ईगो कहती है कि बेवकूफ़, उसने तो मुझे कब का रिजेक्ट कर दिया है और मैं तो बस तुम्हारी लॉयल्टी टेस्ट ले रही थी। यामाटो को तुम ही रखो। सीन शिफ्ट होता है जहाँ यामाटो और मे मिलते हैं तो मे उसके हाथों के चोट को देखती जो हानाकावा को पंच मारने से घवायल हो गए थे। वो उससे ऐसा कुछ ना करने बोलती है तो यामाटो कहता है कि आगे से मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगा जो तुम्हें पसंद ना हो। अगली सुबह दोनों को रोड पे एक किटेन मिलती है। अब चूंकि मे के पास तो एक पहले से था तो वो उसे यामाटो को संभालने बोलती है। यामाटो उसे घर ले आता है पर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो मे को कॉल मिलाता है जिसके एडवाइस लेने के बाद वो किटेन काम हो जाती है। यामाटो मे को मदद करने के लिए शुक्रिया कहता है। अब अगले दिन स्कूल में यामाटो सभी को अपने न्यू पेट से इंट्रोड्यूस करवाता है, जिसका नाम उसने कूडो रखा था। स्कूल से घर जाते समय मे यामाटो से कहती तुम्हें परेशानी तो नहीं हो रही कैट को रखने में। इस पर यामाटो कहता है थोड़ी बहुत। यहाँ यामाटो उसे भी अपने कैट को लेके अपने घर आने के लिए कहता है, जिससे वो दोनों साथ में उन्हें भी थोड़ी मस्ती करा सके। सीन शिफ्ट होता है जहाँ यामाटो मे और उसके किटेन के साथ उसके घर ले आया था, जहाँ वो यामाटो की छोटी बहन नागी को देखती है, जो यामाटो को एक लड़के के साथ देख के उनके मुंह के आगे ही दरवाजा बंद कर देती है। यामाटो अपनी बहन के इस बर्ताव के लिए उससे माफी मांगता है और फिर उसे अपने रूम में ले आता है। इधर नागी केक बेक कर रही होती है। मैं अपने किटन को जब जमीन पर रख रही होती है तो वो कारपेट में फंस के यामाटो पे गिर जाती है, जिससे वो संभाल लेता है। पर तभी यहाँ नागी केक लेके आती है और उसे ऐसा लगता है कि उसके भाई पे वो अटैक कर रही थी, जिससे वो मे की इंसल्ट कर देती है। तो यामाटो से माफी मांगने के लिए कहता है और वो जिद पे अड़ गई थी। यामाटो से फौरन अपने रूम में चले जाने के लिए कहता है और यहाँ नागी अपने डॉल को फेंक के भाग जाती है। यामाटो में से कहता है कि वो हमेशा से ऐसे बिहेव नहीं करती थी। फिर वो बताता है कि नागी के भी पहले बहुत फ्रेंड्स थे जो खेलने के लिए उसके घर पे आती थी और सभी नागी को ज़्यादा अटेंशन ना दे के उसके खिलौने से खेलती थी, उसके स्नैक्स खाती थी। और जब नागी ने वो सभी चीज़ें हटा दी तो फिर वो लोग आना बंद कर दिए। नागी के पूछने पे वो कहती है कि अब तुमसे दोस्ती रखने का क्या फ़ायदा, जिसके बाद उसने स्कूल जाना भी बंद कर दिया और उदास रहने लगी। इसलिए वो अपने या किसी के भी दोस्तों से अच्छे से बिहेव नहीं करती है। यहाँ नागी की स्टोरी मे को थोड़ा बहुत खुद से सिमिलर लगी। वो यहाँ जब नागी की बनाई केक टेस्ट करती है जिसका कोई जवाब नहीं था। यहाँ तभी यामाटो को उसके दोस्त नाकानिशी का कॉल आता है, जहाँ उसको उससे कुछ काम था। यामाटो यहाँ बैठ के मे को केक एंजॉय करने बोलता है और कहता है कि मैं बस थोड़ी देर में आया। बैठे बैठे अब मे बोर होने लगी थी तो वो सोचती है चलो खिलौना लौटाने के बहाने मैं नागी से मिल लेती हूँ। वो उसके कमरे में जाती हैं जहाँ वो देख के हैरान थी कि नागी ने इतने कम उम्र में ही इतने सारे सॉफ्ट टॉयज बना रखे हैं। वो इस बारे में नागी से तारीफ करती है और वो उसकी बनाई केक की भी तारीफ करती है और कहती है कि मुझे बेकिंग नहीं आती है इसलिए मैं सर्विंग का काम करती हूँ। इस पर नागी कहती है कि वो उसे सिखाएगी। अब नागी काफ़ी फ्रेंडली बात कर रही थी तो मैं उसे कहती है कि उसे भी बहुत जल्द कोई ऐसा फ्रेंड मिल जाएगा जैसे मुझे तुम्हारा भाई मिला है और उसके लिए तुम्हें स्कूल तो जाना ही पड़ेगा। यहाँ तभी मे को ख्याल आता है कि उसने दोनों किटन को रूम में अकेला छोड़ के आ गई है। वो भाग के दूसरे रूम में जाती है तो देखती है कि दोनों एक दूसरे को पकड़ के सो गई हैं। अब टाइम बीतता है और यामाटो भागते हुए घर पहुँचता है, जहाँ वो आके देखता है कि नागी मे के साथ कितने फ्रेंडली तरीके से सोई है, जिससे वो कंफ्यूज के साथ साथ खुश भी होता है। अब दूसरी तरफ हम एक फीमेल मॉडल को अपने डायरेक्टर से बात करते हुए सुनते हैं कि उन्हें एक मेल मॉडल की ज़रूरत है। फिर हम यामाटो और मे को देखते हैं जो स्कूल बैकयार्ड में किटन के साथ खेल रहे होते हैं। तभी यहाँ मे को नागी का मैसेज आता है। यामाटो मे से कहीं घूमने चलने पूछता है तो मे मना कर देती है कि कल चलेंगे, आज मैं थोड़ा बिजी हूँ।
थोड़ी देर बाद क्लास में मे नागी के मैसेज देखती है जिसमें नागी ने उसे केक बेकिंग की रेसिपी भेजी थी और उस टाइम को याद करती है जब उसने नागी का नंबर लिया था जिससे वो अपने बेकिंग स्किल को बढ़ा सके। क्लास के बाद मे यामाटो के साथ घर जाती है और घर पहुंच के मे अब बेकिंग करने बढ़ती है जहां वो काफ़ी नर्वस लग रही थी और उसके मॉम के पूछने पे कि वो क्या कर रही है वो और भी नर्वस हो जाती है। फिर उसकी मॉम कहती हैं कि ठीक है मैं जा रही हूँ। सीन शिफ्ट होता है स्कूल में जहाँ हम वही मॉडलिंग लड़की को देखते हैं। नाकानिशी भागते हुए आता है यामाटो के पास ये बात बताने के लिए कि हमारे स्कूल में पढ़ने एक मॉडल आई है। दोनों भाग के उसे देखने जाते हैं जहाँ मेगुमी यामाटो को ग्रीट करती है और फिर नाकानुशी उन सभी लड़कों से मिलाता है जो मेगुमी को जानते हैं। स्कूल ओवर होने के बाद मेगुमी यामाटो के पास आती है और कहती है कि पूरे स्कूल में मुझे तुम काफी हैंडसम लगे, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे। इस पर यामाटो उससे इनकार कर देता है और मे के साथ घर निकलता है जो उसका वेट कर रही थी। अगले दिन स्कूल में मेगुमी यामाटो से कल की बात के लिए माफी मांगती है। यहाँ नाकानिशी को समझ में नहीं आ रहा था कि मॉडल अगले ही दिन यामाटो से इस तरह माफी क्यों मांग रही है। मेगुमी कहती है क्योंकि मुझे पता नहीं था कि तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड है और तुम उसको लेके इतना सीरियस हो। फिर वो यहाँ यामाटो को अपना फ्रेंड बनने के लिए प्रस्ताव रखती है और फिर यामाटो मान जाता है। उसी दिन के दोपहर को यामाटो नोटिस करता है कि मेगुमी के बात करने के बाद से मैं थोड़ी सी खामोश रह रही है। वो उसे हाथ पकड़ के उसकी खामोशी का कारण पूछता है पर मैं उसे कुछ नहीं कहती। अगले दिन स्कूल में मेगुमी यामाटो का क्लास पता करते हुए आती है और उसे पूछती है कि क्या वो उसे एक फेवर दे सकता है। यामाटो यहाँ मेगुमी के साथ जाने के लिए मे से पूछता है। मे न चाहते हुए भी उसे फ्रीली छोड़ देती है। मेगुमी के साथ यामाटो को देख के कुछ लड़कियां कह रही थी कि दोनों साथ में एक टॉप मॉडल दिखते हैं ना। और मेगुमी भी यहाँ यामाटो से कहती है कि उसकी मॉडलिंग एजेंसी को अर्जेंटली एक मेल मॉडल चाहिए, तो क्या तुम मेरे साथ एक शूट कर सकते हो। यहाँ यामाटो उसकी हेल्प के लिए राजी हो जाता है। इधर हम मे को देखते हैं जो घर पे कुकीज को बेक कर रही थी जो काफी हार्ड और बेकार बनी थी जिसे उसकी किटी भी खाना पसंद नहीं करती है। अगले दिन स्कूल में मेगुमी बताती है यामाटो को कि उसे आज शूट के लिए चलना है। मे कहती है कि वो भी उसका शूट देखने आएगी। उस दिन मे अकेले घर जाती है क्योंकि मेगुमी यामाटो को एजेंसी से बात कराने ले गई थी। शूट के टाइम पे दोनों को रेडी किया जाता है और मेगुमी को यामाटो के साथ पोज लेके एक्ट करते हुए देख मे सोच रही होती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यामाटो मुझसे दूर होने लगा है और ये सोचते हुए उसकी आंखों में आंसू जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन जहाँ यामाटो के सभी क्लासमेट्स उसकी मैगजीन की फोटो देख के कह रहे थे तुम तो सच में कमाल लग रहे हो। तभी यहाँ यामाटो को मेगुमी आके कहती है कि देश भर में लोग तुम्हें काफी पसंद कर रहे हैं और हमारी एजेंसी चाहती है कि तुम हमारे साथ परमानेंट काम करो। ये सुन यामाटो खुश तो होता है और वो दूसरी तरफ मे को देख के पूछता है कि मुझे क्या करना चाहिए। मे कहती है कि ये एक अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे करियर के लिए, तो अच्छी बात है। यामाटो आज भी उसे अपने साथ शूट पे चलने के लिए कहता है। जब सभी क्लासमेट जा रहे होते हैं यामाटो और मेगुमी के साथ, तभी मे यहाँ पे कहती है कि मुझे घर पे कुछ काम है और वो चली जाती है। अब अगले दिन स्कूल में यामाटो मेगुमी से काम के बारे में और बातें कर रहा होता है। तभी यहाँ मेगुमी के कुछ फैंस आके उससे बात करती हैं और यहाँ यामाटो उसकी तारीफ करता है अपने फैंस के प्रति इतना उदार होने पे। इसके बाद यामाटो मे के पास आके उसे साथ में लंच करने पूछता है। दोनों साथ में छत पे आके लंच बॉक्स निकालते हैं तो यामाटो उसके बैग पे नजर डालता है जिसमें मे उसके लिए कुकीज बना के रखी थी और वो यामाटो को नहीं दे रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि ये अच्छी नहीं बनी है और यामाटो उसे जबरदस्ती छीन के टेस्ट करता है जो सही में अच्छी नहीं बनी थी। अगले दिन भी यामाटो मे को बाय करके सूट पे निकल जाता है ये कहते हुए कि मैं तुम्हें मैसेज करूंगा। ट्रेन में मेगुमी यामाटो से माफी मांगती है कि सूट की वजह से उसकी लव लाइफ डिस्टर्ब हो रही है। इधर मे ट्राई करती है कुकीज को और अच्छा बनाने का और उसके मैसेजेस का वेट कर रही होती है। दूसरी तरफ सूट खत्म करके मेगुमी यामाटो को डिनर करके जाने के लिए कहती है जिसके लिए वो उसे अपने घर ले आती है। मेगुमी की बनाई डिशेज यामाटो को काफी अच्छी लगी। यहाँ डिनर टाइम पे मेगुमी अपने बारे में बताती है कि मैं अकेले ही रहती हूँ काम के साथ साथ पढ़ाई को मैनेज करते हुए, इसलिए तुमसे कहा थोड़ी डिनर में कंपनी दे दो। यहाँ तभी यामाटो को याद आता है कि उधर मे भी उसके मैसेजेस का वेट कर रही है। वो उसे मैसेज कर देता है कि उसका सूट खत्म हो गया है और अब वो घर जा रहा है। फिर यामाटो यहाँ से निकल जाता है। अगले दिन स्कूल में यामाटो और मेगुमी मैगजीन में लोगों के क्रेजी रिस्पॉन्स को देख के बात कर रहे थे। तभी यहाँ मे कुछ लड़कियों की बातें सुनती है कि तुमने सुना क्या, कल यामाटो मेगुमी के घर गया था। इसके बाद मे कैंपस में एक जगह जाके रोने लगती है। असामी और इको उसे लंच के लिए बुलाते हैं और उसे रोता हुआ देख असामी पूछती है क्या हुआ मे, तुम ऐसे क्यों रो रही हो। या मे कहती है कि मैं यामाटो पे पूरा भरोसा करती हूँ और मैं उस समय उसके साथ नहीं रहती जब वो मेरे सामने नहीं होता और मैं चाह करके भी उस पर भरोसा नहीं कर पा रही हूँ। इस पर इको कहती है कि ऐसा होना उस लड़की के लिए आम बात है जो प्यार में है, इसके लिए तुम्हें बस अपने अफेक्शंस को अपने बातों और इरादों से बताना चाहिए, ऐसे रोने से तो ये अच्छा ही रहेगा। इसके बाद मैं उठ के कैंपस में खड़े यामाटो की टाई पकड़ के उसे लिप टू लिप किस करती है। इसके बाद वो सोचती है कि पता नहीं यामाटो क्या सोचेगा, कितना घटिया आइडिया था ये। फिर वो यहाँ से आंखें नम किए भागने लगती है। तभी यामाटो से रोकता है और उसे आज एक साथ घर चलने को कहता है। रास्ते में वो दोनों एक बेंच पे बैठ के बातें करते हैं जहाँ यामाटो कहता है मैं सोच रहा हूँ मॉडलिंग में लोग मुझे कितना पसंद कर रहे हैं, इसे कंटिन्यू रखूँ। फिर वो मे से कहता है कि क्या तुम मुझे फिर से वो कैंपस वाला सरप्राइज दोगी
मैं गुस्से में थी, इसलिए वो उससे कहती है कि इतना जल्दी इतना भी क्लोज आने की कोशिश मत करो। यमाटो मे के इस आंसर को एक्सपेक्ट नहीं किया था और वह कहते हुए चला जाता है कि तुम्हें इस तरह से मना नहीं करना चाहिए था। ये सुन अब मैं भी अपने कई बातों का पछतावा करने लगती है। घर आके उसकी मॉम में से पूछती हैं तो कैसा चल रहा है तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ, और मैं ये सुन के डोर लॉक कर लेती है। ये देख उसकी मॉम हैरान थे। इधर मैं रूम में आके उस मनहूस पल को याद करती है जब उसने यमाटो से ऐसा कहा। अगले दिन स्कूल में असामी और इको पूछते हैं तो अब कैसा है तुम दोनों के बीच। मैं झूठ कहती है कि ठीक है। यहाँ मेरे को असामी एक लिमिटेड एडिशन की देती है जो वो नेकोसेमा लैंड से लाई थी, और उसने सेम की ऐसे ही यमाटो को भी दिया है और उसका मानना है कि ये दोनों को और पास ले आएगा। यहाँ मैं स्कूल में मौका ढूंढ रही थी यमाटो से माफी मांगने का, और वो ये सुन के रुक जाती है जब दो लड़कियां मैगजीन को देखते हुए बात कर रही होती हैं कि अरे देखो ये बात मैगजीन में भी आ गई कि यमाटो शूट के बाद मेगुमी के घर गया था। और फिर मैं ये सोचते हुए स्कूल से निकल पड़ती है कि मुझे अकेले होने पे इतना तकलीफ पहले नहीं होता था जितना अब हो रहा है। इको समझ जाती है कि मैं अभी दिल टूटने वाली फीलिंग महसूस कर रही है, इसलिए वो इस बारे में बात करने यमाटो के पास आती है। तो यमाटो कहता है पर मैंने सिर्फ उसके साथ डिनर किया था क्योंकि वो कंपनी मांग रही थी। इस पर इको कहती है कि अच्छा ठीक है, और जरा तुम अपनी जगह मे को रख के देखो, वो भी देर रात तक किसी लड़के के साथ मॉडलिंग करे और रात में उसी के साथ डिनर करे और उसकी खबर तुम्हें ना दे तो तुम्हें कैसा लगेगा। यहाँ यमाटो को रियलाइज होता है कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहा है। वो भाग के मे के घर आता है और आवाज देता है कि मे दरवाजा खोलो, ये मैं हूँ यमाटो। अंदर से उसकी मॉम कहती है पर मे तो अभी घर नहीं आई है। यमाटो समझ जाता है कि वो अभी रेस्टोरेंट में ही होगी। इधर मैं अब घर निकलने वाली होती है, तभी वहाँ एक अनजान लड़का आता है और अचानक से उसके हाथों में से वो लिमिटेड एडिशन वाली की को देख के उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि ये तुम्हें कहाँ से मिला, मुझे तो पूरे नेकोसेमा लैंड में ये कहीं नहीं मिला। उस पर मैं कहती है कि मेरा हाथ छोड़ो। वो लड़का मैं से माफी मांगता है और कहता है कि मैं बस थोड़ा एक्साइटेड हो गया था, क्या ये तुम मुझे सेल करोगी। इस पर मैं इनकार कर देती है क्योंकि ये उसे किसी के साथ जोड़े रखा है। यहाँ वो लड़का अपना नाम काय बताता है और ये कहते हुए चला जाता है कि मैं जल्द ही तुम्हारे स्कूल में पढ़ने आने वाला हूँ। अब घर जाते समय मैं अचानक से एक जगह पर रुक के उन्हीं सभी बातों को याद करके रोने लगती है कि मैं जब से यमाटो से प्यार करने लगी हूँ मुझे सिर्फ और सिर्फ सहना ही पड़ा है। झटके से उसका ब्रेसलेट टूट के जमीन पे बिखर जाता है। तभी यहाँ यमाटो आता है और उससे माफी मांगता है। मैं भी उससे माफी मांगती है कि मैं तुम्हारे मॉडलिंग को सपोर्ट तो करना चाहती हूँ पर नहीं कर पा रही, इसके लिए मुझे माफ कर दो। और यमाटो कहता है कि नहीं, इसमें सिर्फ और सिर्फ मेरी गलती है, मैं फिर से लापरवाह होने लगा था। मैंने ये कैसे नहीं सोचा कि तुम्हें कैसा फील होता होगा भले ही मैं अपने जगह पे सही रहूं। और फिर दोनों मे की टूटी हुई ब्रेसलेट की मोतियों को बिनने लगते हैं। यहाँ दोनों एक दूसरे की आंखों में पछतावा का आंसू देख के रोने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग स्कूल में, जहाँ यमाटो मेगुमी से कहता है कि वो अब मॉडलिंग नहीं करेगा, मे को इससे तकलीफ हो रही है। तो मेगुमी कहती है कि क्या तुम अपनी गर्लफ्रेंड के लिए अपने ड्रीम को छोड़ रहे हो। इस पर यमाटो कहता है कि मॉडलिंग मेरी ड्रीम नहीं है, बस एक शौक था और मे मेरी जरूरत है। यहाँ मेगुमी थोड़ा अपसेट होती है क्योंकि अब वो यमाटो के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाएगी। दूसरी तरफ हम हॉल में देखते हैं मे को जो असामी और इको को थैंक्स कहती है उसकी मुश्किल वक्त में हेल्प करने के लिए। तभी यहाँ मेगुमी आती है जो असामी को इनवाइट करती है फोटोशूट के लिए, और वो मना कर देती है कि उसे आज अपने बॉयफ्रेंड नाकानिशी के साथ डेट पे जाना है। मेगुमी ये कहते हुए चली जाती है ठीक है मैं किसी और को ले जाती हूँ। इको यहाँ मेगुमी की बिहेवियर को देख के कहती है ये लड़की भी अजीब है। अगले दिन स्कूल में यमाटो मे के साथ उसे रेस्टोरेंट छोड़ने जा रहा था। रास्ते में वो मे के हाथ में उसी ब्रेसलेट को नोटिस करता है जो टूट गया था। वो उसे पूछता है कि इतना जल्दी उसने ठीक कर दिया। मे यहाँ कहती है कि ये पहनने से मुझे हमेशा तुम मेरा हाथ पकड़े हुए महसूस होते हो, तो कैसे देरी करती। यहाँ यमाटो मे को कह के चला जाता है कि वो रात में उसे पिकअप करने आएगा। इधर रेस्टोरेंट में काय फिर से आता है और मे से कहता है कि कमाल है, तुमने इस किचन के बारे में जानती हो। मे पूछती है कि क्या। काय बताता है वही बात कि इसके जोड़े को पहनने वाले जोड़े की जोड़ी हमेशा जुड़ी रहती है। इसमें मे उसकी बातों को सुन के शर्माने लगती है। काय कहता है कि तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड है ना, तुम सच में एक इंटरेस्टिंग लड़की हो। रात होती है और मे को पिकअप करने यमाटो आता है। क्योंकि बारिश काफी तेज हो रही थी, इस वजह से एक ही छाते में होने की वजह से यमाटो की शर्ट्स भीग जाती है। मे उसे अपने घर इनवाइट करती है जहां वो उसे ड्राई करके जाए। यहाँ यमाटो उसके लिए एक प्रीसियस रिंग लेके आया था जिसे देख के मे थोड़ा नर्वस होती है। तो यमाटो उसे गले लगाते हुए कहता है कि ये कुछ भी नहीं है तुम्हारे आगे। अभी मे कहती है कि तुमने काफी अच्छी परफ्यूम लगा रखी है। ये सुन के यमाटो घबरा जाता है जिससे मे वहीं फ्लोर पे गिर जाती है। तभी यहाँ मे की मॉम आती हैं और मे झट से उठ के बेड पे चली जाती है। तीनों फिर साथ में डिनर करते जहाँ यमाटो मे से प्यार करने के कारण उनकी मॉम को बताता है कि वो एक सिंपल सी लड़की है जिसकी लाइफ दूसरों के इन्फ्लुएंस से नहीं बल्कि खुद को इनकरेज करने से चलती है और सभी से इतनी काइंडली बात करती है, अपनी खुशी को छोड़ के दूसरों के लिए पहले सोचती है। मे की मॉम कहती हैं कि ये बचपन से ही ऐसी ही है और मुझे खुशी है कि उसे मेरी तरह समझने वाला लड़का मिला है। घर जाते समय मे यमाटो को थैंक्स कहती है उसकी मॉम को खुश करने के लिए। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग में जहाँ मे यमाटो और उसके दोस्तों के साथ बैठी थी।
तभी यहाँ काय आता है और यमाटो को कहता है कि मुझे पहचाना, मैं तुम्हारा मिडिल स्कूल का फ्रेंड काय। और वो यहाँ यमाटो के पास मे को देख के वहाँ से फौरन चला जाता है। रास्ते में यमाटो मे को बताता है कि काय ही वो लड़का था जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था कि मैं उसको बुली करते हुए देख के उसकी मदद नहीं कर पाया और एक दिन उसने स्कूल छोड़ दिया। अब वो काफी बदल सा गया है। मे यहाँ यमाटो को बताती है कि उसे नाकोसामा लैंड बहुत पसंद है। तो यमाटो कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला। मे बताती है कि वो अक्सर रेस्टोरेंट आया करता है। इसके बाद हम देखते हैं आज भी काय रेस्टोरेंट आता है और कहता है कि यमाटो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। मे कहती है कि हाँ, और उसने मुझे बताया तुम दोनों मिडिल स्कूल के फ्रेंड्स हो। तो काय कहता है कि फिर तो उसने ये भी बताया होगा कि मुझे उस समय कितना हरास और बुली किया जाता था और मैं उन सबको सबक सिखाने के लिए फिर से वापस आया हूँ। मैंने 1 साल की कॉम्बैट ट्रेनिंग ली है, उन्हें भी वो तकलीफ महसूस कराऊंगा जो मुझे वो दिया करते थे। और मैं कहती है कि ऐसा मत करना, क्योंकि ऐसा करके तुम सब चीज़ों को और आगे तक ले जाओगे। मुझे भी मिडिल स्कूल में काफ़ी बुली किया जाता था, इसलिए मैं ये समझ सकती हूँ कि बुली होने पे कैसा महसूस होता है। और नफरत को प्यार से ही मिटाया जा सकता है, नफरत से नहीं। और काय यहाँ मे की बातों से अपसेट होकर चला जाता है। स्कूल में वो उसी लड़के से मिलता है जो उसे बुली किया करता था। वो लड़का काय को पहचान तक नहीं पाया और उस लड़के की लाइफ बिल्कुल अकेली और झंड हो चुकी थी। यहाँ काय को मे की बातों की गहराइयों का पता चलता है और वो फिर उससे छोड़ देता है। रास्ते में उसे यमाटो मिलता है तो उसे पूछता है कि अपनी गर्लफ्रेंड को पिकअप करने जा रहे हो। यमाटो कहता है कि हाँ। यहाँ काय उससे कहता है कि यमाटो, मुझे लगता है शायद मैं मे को पसंद करने लगा हूँ। ये सुन के यमाटो हैरान हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है कुछ दिनों बाद, जहाँ हम यमाटो को देखते हैं अच्छा सा रूम बुक करते हुए नाकोसामा लैंड के पास, जहाँ वो मे के साथ जा सके। उसकी बहन नागी आके कहती है कि मैं भी जाना चाहती हूँ और यमाटो से मना कर देता है। अगले दिन स्कूल में हम असामी को मे से बात करते हुए देखते हैं कि तुम्हें भी एक बार नाकोसामा लैंड घूमना चाहिए। अभी यहाँ काय आता है और कहता है कि हाँ, तुम्हें अपने दोस्तों के साथ एक बार वहाँ जरूर जाना चाहिए। उनकी बातें मेगुमी सुन रही होती है। वो आके काय को नाकोसामा लैंड की एक्सक्लूसिव टिकट्स देती है जो उसके फैंस ने उसे दिया था। काय कहता है कि ये तो काफी महंगा है, मैं इसके पैसे तुम्हें कुछ महीनों में चुका दूंगा। और मेगुमी ये कहते हुए चली जाती है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद वो आके यमाटो से कहती है कि सुना है तुम्हारी गर्लफ्रेंड मे और काय नाकोसामा लैंड घूमने जाने वाले हैं। तो यमाटो कहता है कि ऐसा नहीं है, तुम्हें जरूर गलतफहमी हुई होगी। स्कूल से घर जाते समय यमाटो मे से पूछता है कि क्या तुमने किसी और लड़के को डेट करने के बारे में सोचा है। इस पर मे कहती है कि नहीं, क्यों, क्या हुआ। तो यमाटो कहते हुए चला जाता है और काय का क्या। मे को यहाँ समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस बारे में बात करना चाहता है। अगले दिन स्कूल में मेगुमी मे की दोस्तों को अपने साथ घूमने चलने के लिए कहती है और आज भी मे अकेले स्कूल से घर जा रही होती है, ये सोचते हुए कि पहले मैं किसी से दोस्ती नहीं करना चाहती थी और अकेले रहने में मुझे कोई दिक्कत भी नहीं होती थी, और जब अब मेरे दोस्त और वो मुझे से दूर होते हैं तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। यही रास्ते में से काय गुजर रहा होता है और मे को रोते हुए देख के उससे उसका कारण पूछता है। मे थोड़े से शांत होकर कहती है कि मुझे लगता है मैं यमाटो के साथ साथ अपने दोस्तों को धीरे धीरे फिर से खोने लगी हूँ। इस पर काय कहता है कि मे, तुम दूसरों को कॉन्फिडेंट रहने के लिए बोलती हो पर खुद ही नहीं रहती। तुम्हें अपने दोस्तों के सामने वो बात रखनी चाहिए जो तुम्हें लगता है, तभी तो वो तुम्हें समझ पाएंगे। मैं उसे थैंक्स कहती और अगले दिन मे स्कूल में यमाटो को साथ में स्कूल से घर चलने के लिए कहती है। यमाटो उसे रेस्टोरेंट छोड़ के निकल जाता है। रेस्टोरेंट से निकलते समय मे देखती है कि काय उसका वेट कर रहा है। जब वो बाहर आती है तो काय उसे पूछता है तो सुधार हुआ। मे कहती है थोड़ा बहुत। काय कहता है कि पता है मे, तुम्हारा और यमाटो का रिलेशन थोड़ा ढीला है। मैं अगर किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में होता तो हर वक्त उसे देखना चाहता। पर मैं कहती है कि अच्छा, तो क्या तुम्हें भी कोई लड़की पसंद है? कौन है वो? काय कहता है कि उसने मुझे रियलाइज करवाया है कि मैं कितना गलत सोचता था। मैं कहती है तो वो जरूर एक कमाल की लड़की होगी। काय कहता है कि हाँ, उसने भी अपने पास्ट में वो सब रियलाइज किया है जो मैंने किया है, और उसका एक बॉयफ्रेंड है जो मेरा दोस्त है, और वो लड़की कोई और नहीं तुम हो ताचिबाना में। उसकी ये बात सुन के मैं सरप्राइज हो गई थी। सीन कट होता है अगले दिन स्कूल में, जहाँ रूमर्स फैल गए थे कि काय और मे एक साथ नाकोसामा लैंड घूमने जाने वाले हैं, और दरअसल काय ने मे को टिकट यमाटो के साथ जाने के लिए दी थी। काय आके मे से माफी मांगता है कि उसे सभी के सामने उसे टिकट नहीं देना चाहिए था। वो नोटिस करता है कि दूर से मेगुमी उसे देख रही है और उसे अब समझ में आता है उसके टिकट देने का रीजन। अभी यहाँ यमाटो गुस्से में आता है और पूछता है कि मे, तुम यहाँ काय के साथ क्या कर रही हो? काय कहता है हे, थोड़ा आराम से बात करो। यमाटो कहता है तुम चुप रहो। मैं, क्या ये सच है कि काय ने तुम्हें नाकोसामा लैंड जाने के टिकट दिया है? मैं यहाँ एकदम से शौक थी कि सभी चीजें इस तरह से क्यों बिगड़ गई। काय कहता है कि हाँ मैंने दिया है, मुझसे पूछो ना। इसलिए दिया क्योंकि मैं वहाँ तुम्हारे साथ जा सके, और तुम्हें तो उसकी फिक्र ही नहीं है आजकल। तुम हमेशा से अपने फीलिंग्स को छुपाते आए हो। मिडिल स्कूल में भी जब मुझे बुली किया जाता था तब तुम्हें अच्छा नहीं लगता था, लेकिन फिर भी तुम इग्नोर करते। तुम एक लापरवाह लड़के हो यमाटो। यहाँ यमाटो उसकी तरफ पंच मारते हुए बढ़ता है, पर काय उसे ब्लॉक करके उसे एक पंच देके जमीन पे गिरा देता है और कहता है कि अब मैं पहले वाला काय नहीं रहा। मैं उन सभी को सबक सिखा सकता हूँ जो मुझे नाराज किए हैं।
फिर काय कहता है कि मुझे तो लगता है कि तुम मे के लायक ही नहीं हो, क्योंकि उसे कोई ऐसा ही समझ सकता है जो उसके जैसे ही दौर से गुजरा हो। यहाँ यामाटो कहता है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाया उस समय, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो दोस्त। और रही बात मे को समझने की, तो हाँ, मैं मे को नहीं समझ पाता कि वो कब दुखी होती है, और मैं उसे समझना चाहता हूँ। मैं उसके साथ हर वो चीज़ें एंजॉय करना चाहता हूँ जो मैंने कभी नहीं की है, और इसीलिए मैं उसे तुम्हारा या किसी और का नहीं होने दे सकता। और काय कहता है कि बस मैं तुम्हें यही रियलाइज करवाना चाहता था कि अगर तुम मे को प्यार करते हो तो उसे अकेला मत महसूस होने दो। रही बात मेरी, तो मैं मे को पसंद करता हूँ, और तुम्हें भी दोस्त। तुम्हें पंच मारने के लिए सॉरी। काय यहाँ फिर गुनगुनाते हुए चला जाता है। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने लो। आय के जाने के बाद यामाटो में से माफी मांगता है, और मैं यहाँ कहती है कि मैं तो बस तुम्हारे साथ नाकोसमा लैंड घूमना चाहती थी। यामाटो कहता है कि और मैं भी। सीन शिफ्ट होता है स्कूल में, जहाँ काय मेगुमी से मिलता है और कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम में से इतना नफरत क्यों करती हो, क्योंकि अगर तुम सही में यामाटो को पसंद करती तो उसकी खुशी का ख्याल रखती जो मे है, और तुम जैसे अमीर घर की बिगड़ैल लड़की को कौन समझाए। उसकी ये बात सुन के मेगुमी हैरान थी कि आज से पहले उसके साथ ऐसे किसी ने बात नहीं किया है। इसके बाद वो क्लास में आके असामी और इको को अपने साथ सूट पे चलने के लिए कहती है, और वो दोनों को भी उसकी हरकतों का पता चल गया था, तो वो मना कर देती हैं। मेगुमी उन्हें फोर्स करती है, तो इको कहती है हम तुम्हारे पालतू नहीं हैं जो जब बोलो जब तुम्हारे साथ आ जाएं। इसके बाद हम मेगुमी का पास देखते हैं, जहां उसे मिडिल स्कूल में सभी लड़कियां उसके बदसूरत होने का मजाक उड़ाया करती थी। उसने डिसाइड किया था कि वो एक दिन मॉडल बन के सबको मजा चखाएगी। इसके बाद वो मॉडल तो बन गई, पर उन लड़कियों के साथ साथ वो अपने दोस्तों से भी वैसे ही एटीट्यूड से बात करने लगी जैसे उसने उन्हें खरीद लिया है, जिस वजह से उसके दोस्त उसे छोड़ के चले गए। इसके बाद हम प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहां मेगुमी अपने मॉडलिंग पोस्ट के कुछ कमेंट्स देख रही थी, जहां उसे कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी मिले। यहाँ उसका कोवर्कर उसे सूट पे चलने के लिए पूछता है। वो आके देखता है कि वो जा चुकी है। सुपरमार्केट से वो ढेर सारा जंक फूड ले रही थी, जिसे काय नोटिस करता है, जो परेशान लग रही थी। इसके बाद वो घर आके अपने आप को रूम में लॉक कर लेती है। इधर हम देखते हैं मैं अपनी पैकिंग कर रही होती है यामाटो के साथ नाकोसमा लैंड जाने की। इसके बाद वो उससे स्टेशन पे मिलती है, और फिर वो लोग साथ में जाके खूब एंजॉय करते हैं। जहाँ यामाटो तो काफी एंजॉय कर रहा था, पर पहली बार एक्सपीरियंस करने की वजह से मे के रिएक्शन कुछ अच्छे नहीं थे। थोड़ी देर बाद एक जगह पे बैठ के यामाटो से पूछता है कि कैसा लग रहा है मे। वो देखता है कि मे की आंखों में आंसू थे। वो कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि ये सब तुम्हें पसंद नहीं आएगा। और मैं कहती है कि नहीं, मुझे पसंद आया, और मैं वो सभी चीज़ें एंजॉय करना चाहती हूँ जो तुम्हें पसंद आए। यामाटो कहता है तो चलो फिर और थोड़ा घूमते हैं। इसी बीच वो लोग बैठे थे, तो नागी की उन्हें आवाज़ सुनाई देती है, जिससे दोनों हैरान हो जाते हैं। यामाटो देखता है कि उसका एक दोस्त नागी को लेके आया था, और वो कहता है कि माफ़ कर दे भाई, पर ये बहुत जिद कर रही थी। नागी कहती है कि मैं तो बस मे दीदी को सरप्राइज़ देना चाहती थी कि मैंने फिर से स्कूल ज्वाइन कर लिया है। ये सुन के मे खुश होती है। सभी को घुमाने के बाद यामाटो उन्हें एक होटल में ले आता है, जहां वो एक बेड पे नागी को सुला देता है, और खुद एक सोफे पे चला जाता है। वे उसके पास आके उसे थैंक्स कहती है, तो वो उसे पकड़ के अपने पास सुला लेता है। वे कहती है कि क्या कर रहे हो, नागी देखेगी तो उसे फिर लगेगा कि मैं तुम पे अटैक कर रही हूँ। यामाटो कहता है कि वो एक बार सो गई तो सीधा सुबह ही उठेगी, तुम भी सो जाओ। मे की नींद खुलती अगली सुबह बेड पे, तो वो हैरान थे। यामाटो कहता है कि सोचो मैंने तुम्हारे साथ क्या किया होगा। वे कहती है कि क्या किया, सही बताओ कि तुमने क्या किया था। पर यामाटो उसे हक करते हुए कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, हम स्लोली आगे बढ़ेंगे। यामाटो घर आ रहा होता है, तभी उसे स्टेशन पे मेगुमी के मॉडलिंग एजेंसी से कॉल आता है कि उन्हें मेगुमी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रही। यहाँ यामाटो भाग के उसके घर आता है, जहाँ मोमो चैन उसकी एक फ्रेंड मेगुमी को दरवाजा खोलने के लिए कह रही थी। वो भी आके उसे पूछता है कि क्या हुआ मेगुमी, दरवाजा खोलो। और मेगुमी ये कहती है कि मुझे तुम सब अकेला छोड़ दो, मैंने अपने एटीट्यूड के कारण उस सभी से अलग हो गई जो मेरे दोस्त थे। मोमो-चान यहाँ कहती है कि मैंने तुमसे बहुत पहले से कहती थी कि ऐसे बिहेव नहीं करो, नहीं तो तुम्हें कोई पसंद नहीं करेगा, और अब ऐसा करने से क्या फ़ायदा, उठो और खुद को बदलो। यामाटो भी उसे कहता है कि उसे सभी पसंद करेंगे अगर वो अपने से पहले दूसरों को देखेगी, मे की तरह। यहाँ मेगुमी को याद आता है कि मोमो-चान उसकी एक पुरानी दोस्त में से एक है, जिसने उसका हर बार साथ दिया है। वो बाहर आके उसे हक कर लेती है, और यहाँ मे भी पहुँचती है, और वो देख के खुश होती है कि उसकी क्लासमेट अब ठीक है। इसके बाद स्कूल में मेगुमी अब सभी से अच्छे से बात करने लगी, नेगेटिव कमेंट से खुद को दूर रखने लगी, और ऐसे ही वो अपने मॉडलिंग को कंटिन्यू करती है। समर फेस्टिवल आ गया था, और मे की बॉस उसे जल्दी छुट्टी दे देती है। जहाँ सभी लड़कियाँ यूक्रेटा पहन के आई थी, मे नॉर्मल ड्रेसेस में ही पहुँचती है। इसके बाद सभी घूमते हैं, खाते हैं, पीते हैं और इंजॉय करते हैं। और मैं यहाँ थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी उनके बीच, क्योंकि उसने यूक्रेटा नहीं पहना था, इसलिए वो जल्दी से ही घर आ जाती है। जहाँ उसकी मॉम कहती है कि तुम बिना ड्रेस के ही चली गई थी, आओ मैं तुम्हें पहना देती हूँ। पर मैं कहती है पर मैं तो घूम के आ गई। उसकी मॉम कहती है तो क्या हुआ, फिर से जाओ, इस बार तुम अकेली थोड़ी हो, यामाटो भी तो है तुम्हारे साथ।
वो तुम्हें ड्रेस्ड में देख के काफ़ी खुश होगा। इसके बाद वो मे को यूक्रेटा पहना के फिर से भेजती हैं और यमाटो को मैसेज करती हैं कि मे का ध्यान रखे। इधर फायरवर्क्स स्टार्ट हो गया था और यमाटो मे को देखता है जो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। मे थोड़ी नर्वस थी तो यमाटो उसे गले लगाते हुए कहता है कि तुम सही में काफ़ी अच्छी लग रही हो। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन, जहाँ मे को यमाटो का मैसेज आता है कि उसे सर्दी हो गई है इसलिए वो स्कूल नहीं आ रहा, जिससे मे और उसके दोस्त यमाटो के लिए चिंतित होने लगते हैं। इधर दूसरी तरफ नागी भी उसका ख्याल रखने के लिए स्कूल नहीं जा रही थी। अगले दिन भी यमाटो स्कूल नहीं आता है तो इको कहती है मे से कि उसे यमाटो से मिलने जाना चाहिए। इसलिए मे स्कूल से जल्दी घर निकल जाती है ताकि वो यमाटो के घर जा सके। और रास्ते में ही वो सोचती है कि क्या मुझे पहले एक कॉल कर लेना चाहिए। तो वो कॉल करती है यमाटो को, तो उसका फ़ोन उठाते ही नागी उससे फ़ोन ले लेती है और कहती है कि यमाटो उससे मिलना नहीं चाहता। ये सुन के मे को लगता है कि हो सकता है यमाटो मुझसे नाराज़ हो, क्योंकि मैंने उससे पहले दिन नहीं मिली जब वो बीमार था। इधर यमाटो को उसकी बहन फ़ोन नहीं दे रही थी तो यमाटो सोचता है कि मे परेशान हो रही होगी। इधर तभी मे को असामी का कॉल आता है कि क्या वो पहुंच गई। मे यहाँ बताती है कि नागी ने क्या कहा। इस पर काय उससे फ़ोन ले लेते हुए कहता है कि यमाटो ऐसा कह ही नहीं सकता, तुम जाओ उसके घर, जिससे मे फिर से उसके घर की तरफ बढ़ने लगती है। इधर यमाटो को कॉल आता है तो वो झट से नागी से फ़ोन छीन लेता है, ये सोचते हुए कि ये मेल का ही कॉल होगा। और ये उसके दोस्त हानाकावा का कॉल था, जो उसे ये बताने के लिए कॉल किया था कि उसकी भी एक गर्लफ्रेंड बनी है और वो भी एक रेस्टोरेंट में ही काम करती है। ये सुन के यमाटो अब परेशान हो गया था कि क्या हानाकावा फिर से मे का पीछा कर रहा है। वो उठता है मे से मिलने जाने के लिए और नागी उसे धक्का देके चुपचाप लेटे रहने के लिए कहती है। इधर मैं यमाटो के घर के सामने खड़ी थी पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो बेल बजाए। तभी यहाँ वो एक लड़के को देखती है जो फ्लावर लेके आया था और ये शायद नागी से ही मिलने आया है, क्योंकि वो भी कुछ दिनों से स्कूल नहीं जा रही है यमाटो की केयर करने की वजह से। वो बेल रिंग करता है तभी नागी बाहर आती है और यमाटो भाग के घर के बाहर निकल जाता है और मैं उसे नहीं देख पाती। इधर यमाटो रेस्टोरेंट पहुंचता है जहां उसे पता चलता है कि मैं अभी काम पे नहीं आई है। रास्ते में उसे काय मिलता है तो वो उसे बताता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मैं तुम्हारे घर गई है, उसे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। इस पर यमाटो से कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला, क्या तुम उसका पीछा कर रहे हो। इस पर काय कहता है बेवकूफ़, जब असामी ने उसे कॉल किया था तो मैं वहीं पे था, अब जाओ भी जल्दी। यमाटो फिर घर की तरफ भागता है और उधर से मैं निराश होकर लौट रही थी क्योंकि उसे घर पे यमाटो नहीं मिला। यमाटो में से मिलकर उससे माफ़ी मांगता है जो भी नागी ने उससे कहा। मैं उसे माफ़ कर देती है और दोनों एक साथ यहाँ पे खड़े होकर सनसेट देख रहे होते हैं। और यमाटो यहाँ कहता है कि कहो ना प्यार है। तो मैं कहती है कि हाँ कहा ना तुमसे प्यार है। और यहीं पे हमारे एनीमे से आई लव यू की स्टोरी खत्म होती है। मैं मिलता हूँ आपसे एक और लव स्टोरी एनीमे में। तब तक आप भी अपने मे का ख्याल रखिए, नहीं तो कोई काय उसे अपना बना लेगा।